Welcome to my channel HB Insight. In this video, you will get the ISO know-how, the standards of ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018 and its benefit. Integration process of ISO 45001-2018 with ISO 9001 and ISO 14001 with the help of consultant. Advantage and disadvantages of IMS. Only my request is, if you like the video, please share it and do not forget to subscribe my channel. Hit the bell icon so that you will get notification of my new video. ISO is an independent, non-governmental इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी. ISO एक स्वतंत्र गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है. ISO has 163 members who develop voluntary, consciousness-based, market-relevant international standards that support innovation and provide solutions to challenges. ISO में करीबन 163 सदस्य हैं जो स्वैच्छिक आम सहमति के आधारित मार्केट के रिलेवेंट अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड विकसित करते हैं जो इनोवेशन का समर्थन करते हैं और ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान प्रदान करते हैं. ISO has published more than 21,000 standards and related documents covering almost every industry from technology to food safety to agriculture and healthcare. ISO standards impact everyone everywhere. ISO ने करीबन 21,000 से अधिक स्टैंडर्ड्स और संबंधित दस्तावेजों को प्रकाशित किया है. लगभग हर उद्योग को शामिल किया गया है जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, कृषि और स्वास्थ्य सेवा तक. ISO स्टैंडर्ड का प्रभाव हर जगह सभी पर है. एग्जाम्पल ISO 9001-2015 क्वालिटी का है, 14001-2015 एनवायरनमेंट एंड 45001-2018 HSMS. उदाहरण पे ISO 9001-2015 IMS के लिए, 14001 एनवायरनमेंट के लिए है. Certification of these standards come from accredited bodies. ISO itself does not provide any certification. इन स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेशन मान्यता प्राप्त बॉडी से आता है. ISO खुद कोई प्रमाण प्रदान नहीं करता. Now let us see about the standards. ISO 9001-2015. It is internationally recognized standard for quality management system. ISO 9001 provides a framework for excellence through good management practices. The basic focus is on an effective system, process and people to deliver an effective product or services. By compliance with ISO 9001, you are showing your company's commitment to quality and continual improvement. ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक स्टैंडर्ड है जिसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से जाना जाता है. इस स्टैंडर्ड का बेसिक इसेंस या सार जो इसे स्टैंडर्ड को लागू करना चाहते हैं उन्हें गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के माध्यम से एक्सलेंस के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करना है ताकि ISO 9001 के स्टैंडर्ड के पूरा फोकस हो. जब आप इस पूरे स्टैंडर्ड को देखते हैं और आप उसके रिक्वायरमेंट को देखते हैं तो वह एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसी फ्रेमवर्क प्रदान कर सकते हैं जिसके द्वारा वे कार्यान्वित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से और प्रैक्टिसेस से वे रिप्रोसेसेस और में एक्सलेंस प्राप्त कर सकते हैं.
अच्छे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो है वो क्वालिटी। जब ISO 9001 2015 के बारे में बात करते हैं उसमें क्वालिटी का मतलब क्या है। कई लोग अच्छे प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी को मानते हैं जो एक तरह से सही है, लेकिन ज़्यादातर यह क्वालिटी की कंसेप्ट नहीं है। यह उदाहरण के तौर से समझते हैं। मान लो आपको आज बाहर खाने की इच्छा हुई और आपने सोचा चलो आज रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, और आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते हैं। उधर खाना तो अच्छा लगता है, खाने की क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन वेटर जिसने आपको सर्विस दी है, उदाहरण के तौर पर आप कहेंगे उसके पास अच्छी मैनर्स की सही नैतिकता नहीं थी, होटल में माहौल अच्छा नहीं था, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, शायद लाइट बहुत कम थी, शायद हाइजीनिक कंडीशन ठीक नहीं थी, और उदाहरण के लिए आपने जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर के लिए बहुत समय लगा दिया, शायद 15 मिनट या उससे भी ज़्यादा समय लगाया है। फिर ऐसा रेस्टोरेंट में फिर से आप जाना चाहेंगे? शायद नहीं। भले ही फाइनल प्रोडक्ट, इस केस में खाना या प्रोडक्ट जो कि वहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया था, भोजन की क्वालिटी के सामने बहुत अच्छा था, लेकिन आप वहाँ जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि क्वालिटी केवल क्वालिटी की एक्सेलेंस के बारे में नहीं है, वो एक पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है जो उस पॉइंट से शुरू होती है जब आप उस रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं, जहाँ से एयर क्वालिटी शुरू होती है और क्वालिटी के पूरी प्रोसेस को में पहचाना जा होता है, नहीं केवल फाइनल प्रोडक्ट के बारे में है। यही ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की कंसेप्ट है। जब हम कहते हैं कि ISO 9001 का फोकस यह है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन की पूरी प्रोसेस को बढ़ाते हैं, पूरी प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करते हैं, प्रोसेस को रिफाइन करते हैं, कल्चर को डेवलप करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को में भी सुधार लाते हैं, और अंत में आप एक क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को वितरित करते हैं। और यह वो है जो स्टैंडर्ड को अलग करता है। दुनिया भर में किसी भी क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित है, न केवल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के ऊपर, पूरा प्रोसेस के ऊपर वो ध्यान देता है। यही है ISO 9001 का कंसेप्ट। Benefits of ISO 9001 2015. Some of the benefits are listed here. Increase in new customer from the market, provide competitive edge, optimization and improvement in process efficiency, reduction in downtime, lead to cost reduction and rework, more efficient and reliable to change, development of satisfied customer relationship, helps to build brand image and reputation. ISO के लाभ तो बहुत है। एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्रोसेस में सुधार करता है, वो अपनी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करता है। ISO सर्टिफिकेशन के कितने फ़ायदे हैं, उदाहरण के लिए कुछ बेनिफिट्स जो आपके स्क्रीन में देख रहे हैं, उनमें से कुछ ही मैंने लिखे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को लागू हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख रहे हैं न्यू मार्केट और कस्टमर तक पहुँच की अनुमति देता है। यदि आप उन बिजनेस में से एक है या आप किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन को कुछ आपूर्ति कर रहे हैं। इन दिनों बहुत सी कंपनियां ISO प्रमाणित की तलाश में है कंपनियों, क्योंकि यह उन्हें विश्वास देता है। उदाहरण के तौर पर समझो आप एक सप्लाई बिजनेस में है, वे आपसे कुछ खरीद रहे हैं। यह एक सर्विस होना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि यदि इस कंपनी के पास एक ISO का प्रमाण पत्र है तो यह एक ऐसी कंपनी है जिसके घर में सिस्टमेटिक तरीके से
प्रोसेसेस होती है। इसलिए अधिक तौर पर ऐसी कंपनी के साथ जाना चाहेंगे जो आईएसओ प्रमाणित है, ना कि ऐसी बिजनेस वाली कंपनी जिसके पास आईएसओ सर्टिफिकेशन नहीं है। तो यह वही है जो इन नए बाज़ारों तक पहुंच की अनुमति देता है। यह स्पष्ट रूप से तो एक प्रतिस्पर्धी को बढ़त होती है जो आपके पास उन बाज़ारों की तुलना में होती है जिसके पास नहीं है। कुल मिलाकर यह आपकी प्रतिष्ठा और आपकी कंपनी की ब्रांड की छवि को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए इनमें से अन्य लाभ शामिल है बेहतर कस्टमर सेटिस्फैक्शन और निश्चित रूप से लॉयल्टी। जब आप एक उच्च गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट दे रहे हो तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी हमेशा बनी रहेगी। तब आप बदलने के लिए अधिक कुशल और प्रभावी है, क्योंकि ISO 6.3 का विशेष क्लॉज में है जो चेंज की योजना के बारे में बात करता है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट चेंजेस को अपनाता है। ये टेक्निकल चेंज हो सकता है, ये रिसोर्सेज का चेंज हो सकता है और किसी अन्य चीज़ों का भी बदलाव हो सकता है। मेंटेनेंस की लागत को कम कर सकता है, प्रोसेस एरर और दक्षता को समाप्त कर सकते हैं। यह सब प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बेहतर बनाने वाले प्रोडक्ट के साथ नहीं आता है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है आपकी पूरी प्रोसेस में सुधार होता है, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट है। Now let us see about environment management system, that is ISO 14001 2015। इन दिनों हम अपने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। मनुष्य भौतिक वातावरण को कई तरह से प्रभावित करता है, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि, पोल्यूशन, फॉसिल फ्यूल जलाना और वनों की कटाई। इस तरह के बदलाव से जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज, मिट्टी का क्षरण, सॉइल डिटोरिएशन, खराब वायु गुणवत्ता और पानी की कमी हो गई है। पर्यावरण की रक्षा और अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह सुरक्षित करने के लिए हम सभी को स्वच्छ रहने की आदतों के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है। पर्यावरण की गुस्सा सुरक्षा के लिए एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारा व्यवसाय साफ और स्वच्छ हो। उसके लिए ISO 14001 अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड है जो एक इफ़ेक्टिव एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। यह एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है जिसे एक ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस आवश्यकताओं को स्थापित करने के बजाय पालन करता है। It is ISO 14001 2015 is internationally agreed standard for environment management system. ISO 14001 2015 ensures effective control of surrounding aspects. The fundamental attention is on imposing and powerful control system as a way to identify, manage, and decrease impact on it. ISO 14000 का मूल फोकस पर्यावरण पर प्रभाव की पहचान, कंट्रोल एंड मिनिमाइज इम्पैक्ट करने के लिए एक इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने पर है। By complying with ISO 14001, your company establishes that it cares about the area outside of its premises and establishes that its social responsibility. ISO 14001 का अनुपालन करके आपकी कंपनी यह स्थापित करती है कि वह अपने परिसर के बाहर की दुनिया की परवाह करती है और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी स्थापित करती है। बेनिफिट्स ऑफ ISO 14001 2015। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लाभों में से कुछ लाभ मैंने जस्ट आपके स्लाइड में दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। यदि आप में से जो ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं जिसके पास
ये पहले से ही यह मैनेजमेंट सिस्टम है वो जानते होंगे, तो इन लाभों में से बहुत कुछ पहले से ही देख चुके होंगे। लेकिन कुछ उनमें से है यहाँ पर जब आप इसे 40,001 एनवायरनमेंट सिस्टम को लागू करते हैं, जो विशेष रूप से एनवायरनमेंट इम्पैक्ट एंड एनवायरनमेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसलिए आपके पर्यावरण के क्या एस्पेक्ट है, इन एस्पेक्ट का पर्यावरण के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या आप इन दो चीज़ों की पहचान करते हैं, उसे आमतौर पर कहते हैं एनवायरनमेंट मैनेजमेंट इम्पैक्ट। तो बेनिफिट में हम देखेंगे, तो बेनिफिट में it demonstrates compliance with current and future statutory and regulatory requirements, increase leadership involvement and engagement of employees, improve company reputation and confidence of stakeholders through strategic communication, achieve strategic business aims by incorporating environmental issues into business management, provide a competitive and financial advantage through improved efficiencies and reduced costs, encourage better environmental performance of suppliers by integrating them into organization business systems. जब आप इस पर काम करते हैं, आप मूल रूप से ऑपरेशन और इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करते हैं, जो आपके बिजनेस के में एक वातावरण होता है। और यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिर से यदि आप पर्यावरण के बारे में सोचते हैं तो पहला विचार आता है, दिमाग में आता है कि बिजनेस है, एकदम से इमिशन के बारे में आता है। दूसरा आता है पोल्यूशन के कारण। परंतु एनवायरनमेंट सिर्फ इस बारे में नहीं है जो हम इस बारे में सोचते हैं। हमारे पास कितना वेस्टेज है, जैसे किसी भी प्रकार के व्यवसाय से हो सकता है, इसके बारे में सोचना चाहिए। हम प्लास्टिक की कितनी बोतलों का उपयोग कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी के भीतर कितने कागज़ों का उपयोग कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी बिजली का उपयोग कर रहे हैं, हम अब पानी के बारे में क्या उपयोग कर रहे हैं, हम हर दिन कितना पानी का उपयोग कर रहे हैं। ये सभी चीज़ों पर्यावरण पर एक उपद्रव पैदा कर रही है। जब हम बात करते हैं प्रबंधन प्रणाली, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या करती है, यह हमें एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। तो कैसे हमें अच्छी प्रैक्टिस को लागू हो जाए, वो पर्यावरण के विपरीत इम्पैक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और जाहिर है कि आप पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी आपके बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन पर्यावरण पर इस पहलू को प्रभाव को कम करता है। और जैसे कि एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में है, यह स्पष्ट ऑर्गेनाइजेशन होने के बारे में है, यह तो क्लीन सर्विसेज कर रहा है। So indirectly it demonstrates the compliance with the current and future statutory and regulatory requirements. Achieve strategic business aims by incorporating environment issues into business management. Encourage better environmental performance of suppliers by integrating them into organization business. Let us understand the major environmental issues. First, pollution, depletion of natural resources, climate change, biodiversity. पोल्यूशन, जो हवा, पानी और मिट्टी के प्रदूषण को ठीक होने में बड़ी संख्या में साल लगते हैं। पर्टिकुलरली ये जो पोल्यूशन है वो उद्योग और इंजन वाहन के धुएं से ज़्यादा होता है, जिससे टॉक्सिक गैसेस ज़्यादा निकलते हैं। मेटल, नाइट्रेट और प्लास्टिक भी प्रदूषण के प्रभारी जहर है। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वे है जो गृह मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना प्रदान करता है। वे हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर वे प्राकृतिक जनरेशन की तुलना में तेज़ दर से कंज्यूम होते हैं, जैसा कि वर्तमान में है, तो वे समाप्त हो सकते हैं।
फिर हम इस समस्या को परिणामों और संभावित समाधानों की समीक्षा करते हैं। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के अनुसार दुनिया की 33% मिट्टी मामूली रूप से अत्यधिक डिग्रेडेड होती है। यदि फर्टाइल मिट्टी का यूरेशन समान दर से जारी रहता है तो एग्रीकल्चर कमोडिटी की कीमतें अनिवार्य रूप से बढ़ जाएगी। यदि हम जंगलों की देखभाल नहीं करते हैं तो कम CO2 नॉक्स सिंक होंगे और इसलिए अधिक वायु प्रदूषण होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया भर में 10 में से 9 लोग उच्च स्तर के प्रदूषण से सांस लेते हैं और हर साल वायु प्रदूषण से 7 मिलियन लोग मर जाते हैं। क्लाइमेट चेंज औसत मौसम की स्थिति का एक महत्वपूर्ण रूपांतर है। कहते हैं कई दशकों या उससे अधिक समय तक गर्म, गीला या सूखने वाली स्थितियाँ मनुष्य रूप से हमारे द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन पृथ्वी की तेजी से बदलती क्लाइमेट चेंज का प्रमुख कारण है। बिजली, गर्मी और परिवहन के लिए कोयला, तेल और गैस जैसी जीवाश्म ईंधन का जलना मानव जनित उत्सर्जन का प्राथमिक सोर्स है। एक दूसरा प्रमुख सोर्स वनों की कटाई है जो हवा में अनुक्रमित कार्बन को छोड़ता है। बायोडाइवर्सिटी पृथ्वी पर या एक विशिष्ट परिस्थितियों की तंत्र में सभी प्रजातियों और जीवित चीज़ों को संदर्भित करती है। मनुष्य 1970 से दुनिया की 60% प्रजातियों के लापता होने में योगदान दे रहे हैं। न केवल हमारी औद्योगिक, आर्थिक या शहरी गतिविधियों के कारण बल्कि यह भी कि वे सभी एक साथ जलवायु परिवर्तन और इसकी चरम घटनाओं में से कैसे योगदान करते हैं। ये सब पोल्यूशन के या एनवायरमेंटल मेजर पोल्यूशन इफेक्ट्स हैं। ISO 45001 2018. This is internationally new standard for health and safety management system. Regardless size, activity or geographical location of the organization. The risk-based approach helps to integrate with other standards like ISO 9001 and ISO 14001. ISO 45001 2018 follows PDCA cycle like other standards. It uses same management structure and reflects the requirement identified by International Labour Organization guidance for OHS system. By complying with ISO 45001, your company establishes that it cares about the well-being of its employees and other stakeholders. ISO 45001 जो कि एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में एक स्टैंडर्ड है, ये इंटरनेशनली उसको मान्यता मिली है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर 15 सेकंड में एक वर्कर की वर्क से संबंधी दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु हो जाती है और लगभग 153 लोग काम के संबंधी चोट का अनुभव करते हैं। ये समग्र रूप से ऑर्गेनाइजेशन और समाज के लिए एक भारी बोझ है। एक वर्ष में कम से कम 2.3 मिलियन से अधिक मौतें की लागत और 300 मिलियन से अधिक काम के दुर्घटनाओं का उल्लेख होता है। अगर कोरोना वायरस से कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा है। कोरोना वायरस से अभी तक तो सिर्फ एक साल में 1 मिलियन ही हुआ है, लेकिन जगह में मजबूत और इफ़ेक्टिव प्रोसेस के साथ कई घटनाओं को रोका जा सकता है। यह वह जगह है जहां ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पर
भविष्य का ISO 40001 आता है। सभी साइज के उद्योग के ऑर्गेनाइजेशन को अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने में मदद करने के लिए ये ISO 45001 डिज़ाइन किया गया है। ISO 45001 से दुनिया भर में कार्यस्थल की चोटें और बीमारियों को कम करने की उम्मीद है। नए OHS स्टैंडर्ड का विकास समय पर ही हुआ है, क्योंकि यह नए संशोधित जो बाकी के स्टैंडर्ड है, दैट इज ISO 9001 और 14001, उसके साथ में ये मेल खाता है, जो एक सामान्य रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क का उपयोग करते हैं। स्टैंडर्ड के बीच की समानताएं ऑर्गेनाइजेशन को अपनी व्यावसायिक प्रोसेस में अधिक आसानी से एकीकृत करने में सक्षम होने चाहिए। ये ISO का उद्देश्य है और सभी 3 स्टैंडर्ड की प्रमुख आवश्यकता भी है, तो ये इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत ही ईजी है। स्टैंडर्ड में एक PDCA साइकिल को फॉलो करता है या उसका मॉड्यूल का अनुसरण करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को योजना बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। उन्हें नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, उपायों से क्या उपाय करने चाहिए और वो उपायों की वजह से उन चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए जो दीर्घकालीन हेल्थ इश्यूज और काम से अपसेंट के साथ साथ दुर्घटनाओं को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए स्ट्रेस, जिसे आधुनिक युग में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक माना जाता है और वर्कर और उनके परिवार के लिए दुख के अलावा समाज के लिए एक बड़ी लागत है। एज पर द स्टैंडर्ड, टॉप मैनेजमेंट और लीडरशिप के माध्यम से कमिटमेंट डेमोन्स्ट्रेट करना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वर्कर के पास उपयुक्त स्किल है और PDCA का डू चरण में इफेक्टिव कंट्रोल लगाए जा सकते हैं। यह बेहतर OHS प्रैक्टिसेस को डेवलप करने और इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्कर को इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। तो PDCA का चेक के चरण में उन सभी प्रमुख तत्वों को पहचान करता है जिन्हें सिस्टम को काम करने के लिए संबोधित किया जाना चाहिए और एक्ट के चरण में इम्प्रूवमेंट के अवसरों को निर्धारित करता है, जो PDCA साइकिल में बताया। ISO 45001 में निहित OHS के प्रबंधन के लिए रिस्क बेस्ड दृष्टिकोण नया नहीं है, यह अधिक पारंपरिक अनुपालन दृष्टिकोण के साथ संघर्ष करता है। यह OHS के लिए किसी भी लीगल कंप्लायंस आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की वकालत करता है, ताकि यह पता लगा जा सके कि संगठन और अन्य लोगों की ओर से काम करने वालों गतिविधियों और प्रक्रियाओं को क्या नुकसान हो सकता है। यह स्टैंडर्ड उत्पादों से संबंधित नहीं है और उनका उपयोग मेंटेनेंस कैसे किया जाना चाहिए इसके लिए नहीं है। इसका मेन फोकस है वर्कप्लेस, एक महत्वपूर्ण आधार पैदा करने वाली जगह, जो खत्म करने के लिए, कम करने के लिए काम पर खतरों की पहचान करने की आवश्यकता है। यही ISO 45000 का उद्देश्य है। इस तेज अभिनव दुनिया में नियमों अभ्यास के कोड विकसित होने की प्रतीक्षा करने के बजाय सक्रिय और एंटिसिपेटेड कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो कई चोटों के बाद आ सकती है। और यही 45001 ISO 45001 का एक उद्देश्य है। अधिकांश संगठन या छोटे मध्यम उद्योग है, स्टैंडर्ड को उन पर लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बड़े और जटिल संगठनों के लिए भी लगाना जरूरी है। कुछ ऐसा जो लगभग 100 विशेषज्ञों ने ISO 45001 का मसौदा तैयार किया है। Benefits of ISO 45001 2018. ISO 45001 2018 enables organization to integrate ISO 45001 with existing
ISO 9001 quality and ISO 14001 environmental management systems. It reduces downtime. It positions your business as industry leaders. By implementing ISO, positions your business as industry leaders, improves industrial safety as well as organization, improve performance of the organization, boost the morale of employees. The standard provides improvement in managerial oversight. मौजूदा ISO 40,000 इम्प्लीमेंट करने के फ़ायदों में जो अभी एग्जिस्टिंग जो ISO 9001 जो क्वालिटी के लिए है और 14,001 जो पर्यावरण के संबंधित सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को इजी हो जाएगा। इस अप्रोच ने कई सेगमेंट्स आवश्यकताओं की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर दिया है। विभिन्न स्टैंडर्ड्स के अनुप्रयोगों में समय और संसाधनों की बचत होती है। मतलब इट रिड्यूसेस द टाइम। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो यह कहती है कि वह रिस्क असेसमेंट के माध्यम से एक्सीडेंटल इंसिडेंट को कंट्रोल करने के लिए हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस सुनिश्चित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन तैयार है और यह ऑर्गेनाइजेशन के भीतर काम करने वाले सभी लोगों को या कर्मचारियों के लिए एक सेफ वर्किंग प्लेस प्रदान करता है। कुछ लाभों का यहाँ पर रख दिया है। उदाहरण के लिए पाठ्यक्रम का एक प्रमुख लाभ है कि यह अनुपस्थिति को कम करता है। मतलब अगर एक्सीडेंट कम हो जाएंगे तो लोगों का एब्सेंटीज़म भी जो काम से जो एब्सेंट होते हैं जिसकी ये काम का चोट लगने से या बीमारी से वो कम हो सकती है। यह डाउन टाइम की लागत की कटौती करता है। आपके कर्मचारी जितने अधिक सक्रिय होंगे वे आपको रिपोर्ट करने में मदद करेंगे। काम पर डाउन टाइम कम होने जा रहा है और उन दुर्घटनाओं का या बीमार स्वास्थ्य या बीमारियों के कारण कोई अनुपस्थित कारण नहीं है। और फिर निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है, क्योंकि यह मूर्त नहीं है, यह देखने के लिए यह काम का माहौल है। यदि यह माना जाता है कि एक ऐसे संगठन में काम कर रहा हूँ जो काम करने के लिए अधिक सुरक्षित है, तो यह मुझे प्रदान करता है कि यह जो मेरे स्वास्थ्य या सुरक्षा का ख्याल रखता है अधिक प्रेरित होगा, तो उसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलेगा। और जाहिर है ऐसे जगह में काम करने में ऐसे संगठन के साथ काम करने को तैयार लोग हमेशा तैयार रहें ताकि एक प्रवाह हो। इसे आमतौर पर नहीं देखते हैं, लेकिन यह आपके द्वारा किए जाने वाले अधिक उत्पादक कार्यबल को भारी प्रभावित करता है, क्योंकि आपके पास यह स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली सही जगह पर है। और निश्चित रूप से फिर से यदि आप उन व्यवसायों में से एक है जहां आप किसी अन्य ग्राहक के साथ है, यदि आप मैन पावर सर्विसेज में प्रदान कर रहे हैं, यदि आप सप्लाई बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो आपके द्वारा देखे जाने वाले कस्टमर वे सर्टिफिकेट है जिन्हें विशेष रूप से जानना चाहते हैं। इस प्रकार के व्यवसाय में विश्वास रखना चाहते हैं कि आप अपने लोगों को देखभाल कर रहे हैं, कि आपके पास एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, एक सर्टिफिकेट है। यह सिस्टम है निश्चित रूप से एक ऑर्गेनाइजेशन की तुलना से बेहतर कॉर्पोरेट छवि के साथ आता है, जो कहता है हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। कहा जाता है हमारे पास एक समानता प्रबंधन प्रणाली है। निश्चित रूप से यह उन्हें एक बेहतर कॉर्पोरेट छवि देता है। ISO 45001 स्टैंडर्ड
सेफ्टी मैनेजमेंट पर्सनल या टॉप मैनेजमेंट के प्रबंध के साथ जिम्मेदारी और स्वामित्व सुनिश्चित करता है। खतरों की पहचान के लिए टॉप मैनेजमेंट और स्पष्ट रूप से कम्युनिकेटेड प्रोसेस की भागीदारी होने से समय के साथ कर्मचारियों के ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम में लगातार सुधार हो सकता है। अभी हमें सब तीनों स्टैंडर्ड को कैसा इंटीग्रेट कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये तीनों स्टैंडर्ड के हाई लेवल स्ट्रक्चर से क्लॉजेस सेम है, जैसे कि स्लाइड में दिखाया है। सबसे पहला है स्कोप, दूसरा नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, तीसरा टर्म्स एंड डेफिनेशंस। ये तीनों रेफरेंस के लिए है और क्लास नंबर 4 से 10 में अलग अलग क्लॉजेस है। 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट। ये सभी स्टैंडर्ड को अपने प्रॉपर्टी या फील्ड के बारे में होता है। सिर्फ कुछ क्लॉजेस में थोड़ा बहुत बदलाव है, जैसे कि क्लॉज नंबर 6 और क्लॉज नंबर 8 जो प्लानिंग का क्लॉज है। क्लॉज नंबर 6 जो प्लानिंग का है वो ISO 9000 में रिस्क मैनेजमेंट फॉर क्वालिटी, ISO 14001 में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिस्क एनालिसिस और हेल्थ एंड सेफ्टी में हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क कंट्रोल के बारे में बात करता है। क्लॉज नंबर 8 जो ऑपरेशन के बारे में बात करता है वो क्वालिटी के लिए क्वालिटी ISO 9001 के लिए अलग होगा, एनवायरनमेंट में वो 14000 के लिए अलग होगा और हेल्थ एंड सेफ्टी में वो इमरजेंसी और इंसिडेंट एक्सीडेंट के बारे में बात करता है। इतना ही फ़र्क है, बाकी सभी क्लॉजेस सेम है। तो इसके लिए इंटीग्रेशन, ये तीनों स्टैंडर्ड को इंटीग्रेट करने के लिए आसानी होगी। अभी तक हमने तीनों स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी ली और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। जैसे कि आपने बताया उनका जो हाई लेवल स्ट्रक्चर की वजह से ये तीनों स्टैंडर्ड इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का स्पेसिफिक मैनेजमेंट सिस्टम कंपोनेंट्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि क्वालिटी, सेफ्टी, रिस्क एंड प्रोडक्टिविटी। सेकेंड, एलिमिनेटिंग रिडंडेंसी। मल्टीपल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को लागू करने में सबसे बड़ा लाभ है सभी स्टैंडर्ड्स के कॉमन और सिंगल कंपोनेंट्स को अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी हाई लेवल स्ट्रक्चर से आधारित है। इसमें पॉलिसीज़, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेसेस या रिसोर्सेज हो सकते हैं। आपको हो सकता है कि एक सिंगल प्रोसीजर बनानी पड़ेगी, जैसे कि ट्रेनिंग के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट रिव्यू, इंटरनल ऑडिट या इम्प्रूवमेंट। एक कॉमन प्रोसीजर तो सभी स्टैंडर्ड्स के लिए लागू हो सकती है। जब आप मल्टीपल स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो सिमिलरिटी की वजह से बहुत बड़ा टाइम बचेगा, तो इनडायरेक्टली आपका मनी भी सेव हो जाएगा। थर्ड है एस्टेब्लिशिंग कंसिस्टेंसी। इंटीग्रेटेड अप्रोच, जब आप इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते हो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम को बेटर वे में कंसिस्टेंसी ला सकता है। जब यह कंसिस्टेंसी बनेगी तो सिस्टम कम कॉम्प्लेक्स होगी, तो आपको समझने के लिए भी आसान हो जाएगी। कंसिस्टेंसी की वजह से कॉमन ऑब्जेक्टिव बनाने में आसान होगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज प्रोसेस एंड रिसोर्सेस। IMS सिस्टम बनाने के समय उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए उसकी तरफ एक एडिशनल लोड के हिसाब से देखना नहीं चाहिए, जबकि बल्कि याद रखना चाहिए कि वे कस्टमर, इंटरेस्टेड पार्टीज़ और ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेक्टेशन को पूरी करने की प्रक्रिया है और एक तरीका है। ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज बेटर वे में यूज़ करके
ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम को एडिशनल मेंटेनेंस के लिए वो एडिशनल वैल्यू देता है। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट, इजी इंटरनल ऑडिट। जब आप एएमएस सिस्टम बनाते हो तो आप इंटरनल ऑडिट भी एक साथ कर सकते हो, जिससे आपकी टाइम की बचत हो सकती है। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग, रिडंडेंसी एलिमिनेट करके और कंसिस्टेंसी क्रिएट करने से टॉप मैनेजमेंट को पूरे सभी सिस्टम की कंप्लीट व्यू मिल जाता है, जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या योजना बनानी पड़ेगी इसके विचार करने में उनके लिए डिसीजन इजी हो जाएगा। ये हुए सब एडवांटेज, क्योंकि उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ QMS एंड EMS कैन बी कॉम्प्लिकेटेड इन सम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये थोड़ा कन्फ्यूजन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। और नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंटेशन कैन बी मोर इंट्रिकेट, क्योंकि सिस्टम भले ही हम लोग एकत्र करते हैं, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंटेशन कभी कभी कन्फ्यूजन की वजह से वो इंट्रिकेट हो सकते हैं। एक्सटर्नल थर्ड पार्टी ऑडिट कैन बी मोर डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप तीनों स्टैंडर्ड एक साथ उसका ऑडिट करते हैं, तो आने वाले जो ऑडिटर हो सकता है उसका तो एक्सपर्टीज किसी में, तो आपको एक ऑडिटर से काम नहीं हो सकता है। ये ज़्यादा ऑडिटर जो अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट है उनका यूज़ करना पड़ेगा, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा, मैनेज करने के लिए डिफ़िकल्ट होगा। ISO 45001:2018 इम्प्लीमेंटेशन की डेडलाइन जून 2021 तक है। ISO 9001, ISO 14001:2015 लागू होके 4-5 साल हो गए, तो बहुत सारे कंपनीज़ में यह सिस्टम अच्छी तरह से मैच्योर हो गया होगा, क्योंकि ISO 45001:2018 इम्प्लीमेंट करने की डेडलाइन नज़दीक आ रही है और ISO 45001:2018 को बाकी ISOs के साथ अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि सभी का हाई लेवल स्ट्रक्चर सेम है। ऐसे में कुछ कंपनियां को 45,000 और बाकी ISOs को इंटीग्रेट करने में दिक्कत आती होगी, या उनके पास उतना टाइम नहीं है। ऐसे केस में कंपनी कंसल्टेंट को हायर कर सकती है और कंसल्टेंट आपको उनको इंटीग्रेट करने में कैसे मदद करेगा, कितना टाइम लेगा, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, और इसके बारे में चर्चा करते हैं। जनरली कंसल्टेंट यह इंटीग्रेशन का प्रोसेस 4-5 फेज में करता है, और टोटल ये पूरी फेज का जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन का प्रोसेस के बारे में उसमें जो दिखाया है, उसमें कुछ पार्ट कंपनी का है, कुछ पार्ट कंसल्टेंट और कंपनी का है, और कुछ पार्ट कंसल्टेंट का है। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है अवेयरनेस ऑफ स्टैंडर्ड। सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ चेकलिस्ट, ये कंपनी के स्कोप में आएगा। सेकंड या थर्ड, गैप एनालिसिस, ये कंसल्टेंट गैप एनालिसिस कर देगा। थर्ड फेज, वर्किंग विद इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, ये कंसल्टेंट एंड कंपनी दोनों मिलकर करेंगे। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और स्टैंडर्ड्स, एक कंपनी के स्कोप में आएगा। इंटरनल ऑडिट ट्रेनिंग, एक कंसल्टेंट इंटरनल ऑडिटर का ट्रेनिंग दे सकता है और इंटरनल ऑडिटर तैयार करने में मदद करेगा। देन परफॉर्म इंटरनल ऑडिट, एक कंपनी के स्कोप में आएगा, और ऑडिट के बाद करेक्टिव एक्शंस, एक कंपनी के स्कोप में आएगा। देन गो फॉर सर्टिफिकेशन। ये ऐसा टोटल इतना प्रोसेस है। तो अवेयरनेस ट्रेनिंग होने के बाद, सभी स्टैंडर्ड का अवेयरनेस हो जाने के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद कंपनी को मालूम हो जाएगा कि स्टैंडर्ड की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, और कंपनी के एग्जिस्टिंग रिस्क बेस पे ये सब बनाने पड़ेंगे। जो कंपनी का जो
ओवरव्यू या प्रोसेस होंगे उसके हिसाब से बनाने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी आएगी उसके ऊपर जोर देना पड़ेगा, और बाद में जो एक्टिविटी मतलब लो प्रायोरिटी वाली जो उसमें इसका फ्रिक्वेंसी कम है उसको देना पड़ेगा, और वो तो स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर ज़रूरत है तो वो नीड बेस पे करना पड़ेगा। इसमें कंसल्टेंट आपको मदद कर सकता है। सेकंड पेज में आएगा गैप असेसमेंट। ट्रेनिंग होने के बाद कंपनी को जो IMS इंटीग्रेशन करना है उनको एक इक्विपमेंट का मतलब इक्विपमेंट्स के चेकलिस्ट डेवलप करना होगा, जो कंपनी के हैंडआउट में या जो इक्विपमेंट के जो प्रोसेस या SOP होगा उसके मुताबिक बनाना पड़ेगा। और चेकलिस्ट में आपको स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आप मेंशन करना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या है और उसको चेक करना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट पेज में आएगा वर्किंग विद इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। इसमें कंपनी और कंसल्टेंट दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। इसमें कंसल्टेंट खुद डिपार्टमेंट के साथ, जो कंपनी के जितने डिपार्टमेंट होंगे, हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के साथ काम करेंगे। इसमें कंसल्टेंट हर एक डिपार्टमेंट की पूरी प्रोसेस समझ लेगा, क्योंकि प्रोसेस के बारे में कंसल्टेंट को कुछ मालूम नहीं होता है, उसको सिर्फ ISO के सिस्टम के बारे में मालूम होता है। वो इंटरेक्शन में सबसे पहले वो तो ऑब्जेक्टिव के बारे में जानना चाहेगा। जो टॉप मैनेजमेंट ने अगर वो डिपार्टमेंट के साथ ऑब्जेक्टिव अलाइन किया है या नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो डिपार्टमेंट को बढ़ाने के लिए भी मदद कर सकता है। उसके बाद कंसल्टेंट डिपार्टमेंट का जो क्वालिटी, एनवायरनमेंट और सेफ्टी के स्टैंडर्ड के साथ में रिस्क असेसमेंट करेगा, और अगर कुछ प्रोसीजर बनाने की ज़रूरत है तो उसमें उसकी मदद करेगा, या कुछ प्रोसीजर बनाने की ज़रूरत है तो उसके बारे में कंपनी को बोल सकता है। फिर तो प्रोसीजर बनाने के बाद रिव्यू होने के बाद उसको फाइनल कर सकता है। सपोज अगर कंसल्टेंट एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे तो कंसल्टेंट अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बात करता है, उसमें कुछ फॉर्मेट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर बात करता है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लोगों की ट्रेनिंग का फ्रिक्वेंसी क्या है, क्या क्या ट्रेनिंग होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग कैलेंडर, उनका वैलिडेशन, बाद में इमरजेंसी ट्रेनिंग, सेफ्टी प्रोसीजर्स, प्रोडक्शन एनालिसिस, लॉग बुक, इंसिडेंट एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड्स, ये सब होना चाहिए। अगर कंसल्टेंट HR डिपार्टमेंट के साथ बैठा है तो HR डिपार्टमेंट में कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट का प्रोसीजर होना चाहिए। एम्प्लॉय को कैसे रिक्रूट करते हैं उसका प्रोसीजर होना चाहिए। जब लोग छोड़ के जाते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन से रिकॉर्ड रखना चाहिए, उनका ट्रेनिंग कैलेंडर, ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, परफॉर्म अप्रेजल फॉर्म, ये सभी फॉर्म्स HR डिपार्टमेंट के साथ होना चाहिए। और कंसल्टेंट उनके साथ बैठ के उसको डेवलप करना चाहिए, तो HR डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड के नज़र देखते हुए इम्प्लीमेंट कर सकता है। अगर कंसल्टेंट परचेज डिपार्टमेंट के साथ बैठता है या इंटरैक्ट करता है तो वही प्रोसेस अपनाएगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, बाद में उनका सभी स्टैंडर्ड के हिसाब से रिस्क एनालिसिस, परचेज डिपार्टमेंट की जो एनालिसिस करेगा स्टैंडर्ड के साथ में, वापस कुछ फॉर्मेट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करना पड़ेगा, जैसे कि सप्लायर इवैल्यूएशन, सप्लायर कंप्लेन, हाउ टू इंस्पेक्ट इनकमिंग प्रोडक्ट एंड मटेरियल। कंसल्टेंट मार्केटिंग, अगर कंसल्टेंट मार्केटिंग के साथ इंटरेक्ट करता है तो वापस सेम एक्टिविटी करेगा, सिर्फ उसके पास साथ में सिर्फ उसका जो फोकस होगा वो कस्टमर होगा। उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट कस्टमर के रिक्वायरमेंट कैसे लेते हैं, वो रिक्वायरमेंट कैसे रिव्यू करते हैं, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर कौन कौन काम करेगा, ये सब सिस्टम कैसे चलेगी, ये रिक्वायरमेंट इंटरनल पार्टीज़ को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनको पता चलेगा कि उनकी कैपेसिटी क्या है, कितना प्रोडक्शन वो बना सकते हैं, वो कितने ऑर्डर ले सकते हैं, और उसके बाद कस्टमर को कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, कस्टमर का फीडबैक कैसे होगा, उनके पास क्या मैकेनिज़्म है, कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट का सिस्टम कैसा है,
कस्टमर कंप्लेंट का इवोल्यूशन का मैनेजमेंट के साथ क्या फ्रीक्वेंसी है, वो कंप्लेंट कैसे रिजॉल्व होता है और उसका फीडबैक कैसे मेजर या मॉनिटर करते हैं। ये सभी काम एक दिन का एक आदमी का नहीं है, उसके लिए कम से कम एक एक हफ्ता एक एक डिपार्टमेंट के साथ में स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस के बारे में कंपनी के लोग ज़्यादा जानते हैं। कंसल्टेंट को यह सभी ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि जो लोग डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो या तो बहुत अनुभवी होते हैं, उनको पूरा प्रोसेस अच्छी तरह से मालूम होता है, वो कंसल्टेंट को ऑल पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं। लेकिन कभी कभी डिपार्टमेंट मैनेजर कहता है ये हमारा आदमी है, ये हमारा इंजीनियर है, ये आपके साथ काम करेगा, आपको क्या क्या चाहिए उसके बारे में बताएगा। लेकिन जो इंजीनियर या जो आदमी आपके साथ दिया है उसकी बाकी भी जिम्मेदारी होती है, तो उतना वो टाइम नहीं दे पाएगा या पूरी चीज़ बता नहीं पाएगा। तो वही केस में क्या हो सकता है, कंसल्टेंट को ज़्यादा टाइम लगेगा, कि कंसल्टेंट फेडअप हो जाएगा। ऐसे सही सभी डिपार्टमेंट ऐसा हो जाएगा तो ये वो फेडअप हो जाएगा, फिर वो प्रोजेक्ट को छोड़ने की बात करेगा। इसलिए कंसल्टेंट को क्या है, टॉप मैनेजमेंट के साथ में लिखित में एग्रीमेंट करना चाहिए। ये जो तीसरा पेज है, जो ये सबसे लंबा पेज होता है, इसमें कम से कम 2-3 महीना भी लग सकता है। इट डिपेंड्स ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, या ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके ऊपर है, जिसमें सब डॉक्यूमेंट्स फिर तैयार हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पेज में जो मतलब कंसल्टेंट जिसमें मदद करेगा वो है नेक्स्ट पेज में कंपनी को उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो फॉर्मेट या जो प्रोसीजर है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, वो फॉर्मेट भरने पड़ेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, हर एक डिपार्टमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें 1-2 महीने जा सकते हैं, जिसमें सभी लोग स्टैंडर्ड या प्रोसीजर के साथ में मैच्योर हो जाएंगे। ये सब हो जाने के बाद वक्त आएगा इंटरनल ऑडिट का। उसके लिए इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए, और इंटरनल ऑडिटर बनाने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये ट्रेनिंग आपको कंसल्टेंट दे सकता है। फिर ट्रेनिंग होने के बाद फिर इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करना पड़ेगा। जो टॉप मैनेजमेंट का अप्रूवल के बाद इंटरनल ऑडिट परफॉर्म हो जाएगा। तो इंटरनल ऑडिट होने के बाद जो ऑब्जर्वेशंस आएंगे, जो एनसी है या माइनर जो आएंगे, उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। ये सब चीज़ होने के बाद फिर कंपनी थर्ड पार्टी ऑडिट सर्टिफिकेशन के लिए जा सकती है। अभी तक मैंने आपको आईएसओ के बारे में, ऑडिटर के बेनिफिट्स के बारे में, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज के बारे में बताया, और ये तीनों स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कंसल्टेंट कैसी मदद कर सकता है, उसको कितना टाइम लग सकता है, इसके बारे में बताया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मुझे और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।